दूसरे दिन 8 बजे सरकारी तौर पर थंडर बेस में मौजूद हेलीकॉप्टरों की सिक्योरिटी चेकिंग करनी थी। स्क्वाड्रन लीडर कॉल ने मुझे ये टाइम दिया था। सुबह मैं 7 बजे तक सोया रहा। इंद्रानी से ये कहना भी याद न रहा कि मुझे सुबह 6 बजे उठा दे। घड़ी देखी तो 7 बजकर कुछ मिनट ऊपर हो गए थे। जल्दी से उठकर मुंह हाथ धोया, कपड़े पहने और काउंटर पर इंद्रानी के पास आ गया। वो काउंटर पर बैठी अकाउंट रजिस्टर में कुछ इंतराज कर रही थी। वो उस वक्त अकेली थी। मैं उसके पास ही कुर्सी पर बैठ गया। चांदी की अंगूठी उसकी उंगली में चमक रही थी, जिसका कैप्सूल उस वक्त मेरे कमरे में एक खुफिया जगह पर छुपा दिया गया था। मैंने उसकी तरफ झुक कर कहा, मार्गरेट को फोन करके पूछो कि अंबाला छावनी से कैप्टन मल्होत्रा के बारे में कोई तशवीशनाक सिग्नल थंडर बेस में तो नहीं आया। इंद्रानी ने मार्गरेट के घर का नंबर मिलाकर उसे फोन किया और कोड जबान में पूछा कि अंबाला छावनी से फ्रूट का जो क्रेट आने वाला था वो पहुंचा है कि नहीं। मेरी आंखें इंद्रानी के चेहरे पर जमी थी। वो सर को असबात में हिलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता हूं हूं कर रही थी। फिर उसने रिसीवर रख दिया और मेरी तरफ देखने से पहले दाएं बाएं एक निगाह डाली और रजिस्टर में इंदराज करते हुए कारोबारी अंदाज में बोली, नहीं मिस्टर, अंबाला छावनी से आपके नाम कोई पैगाम अभी तक नहीं पहुंचा। फिर दबी जबान में मुझे मुतनब्बे किया, आइंदा से कैप्टन मल्होत्रा का नाम यहाँ न लेना। मैंने शुक्रिया अदा किया और उठकर सामने वाली मेज पर आ बैठा। चाय की एक प्याली पी और नाश्ता किए बगैर गाड़ी निकाल कर किले की तरफ रवाना हो गया। मैं ठीक वक्त पर थंडर बेस पहुंच गया। स्क्वाड्रन लीडर मिस्टर एम के कॉल मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही कुर्सी छोड़कर उठा और बोला, गुड मॉर्निंग कैप्टन, आओ मेरे साथ। तुम्हें किसी डिटेक्टर की जरूरत तो नहीं? मैंने सिगरेट एस्ट्रे में बुझाते हुए कहा, अरे नहीं कॉल साहब, डिटेक्टर की यहाँ क्या जरूरत है? हमारी आंखें डिटेक्टर से कम नहीं होती। मिस्टर कॉल मुझे लेकर थंडर बेस की तरफ चले। मैंने राहदारी में एक जगह सीढ़ियां उतरते हुए कहा, बाय द वे मिस्टर कॉल, आज मेरा बर्थडे है। स्क्वाड्रन लीडर कॉल ने मेरे कांधे पर हाथ रखते हुए खुश होकर कहा, हैप्पी बर्थडे कैप्टन मल्होत्रा। तुमने हमें पहले क्यों न बताया? हम तुम्हारे लिए शहर से केक का ऑर्डर दे देते। नो प्रॉब्लम, हम अब भी इसका बंदोबस्त कर लेंगे। हम सीढ़ियां उतरकर एक नीम रोशन बरामदे से गुजर रहे थे। वो अचानक रुक गया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन कैप्टन, आज हम तुम्हें पार्टी नहीं दे सकेंगे। आज हमारा आधा स्टाफ जम्मू कैंट में होगा। कल के दिन ठीक रहेगा। मैं अपनी स्कीम पर जल्दी से जल्दी अमल करना चाहता था, लेकिन मुझे इन लोगों की जिंदगी की आखिरी पार्टी के लिए पूरे स्टाफ की जरूरत थी। मैंने कहा, सर ये पार्टी तो मैं आपको दूंगा, चलिए कल ही सही। कॉल ने इसरार करते हुए कहा, अरे नो कैप्टन, पार्टी हमारी तरफ से होगी। अब मुझे अपनी खतरनाक स्कीम के पहले और अहम तरीन मरहले से गुजरने का मौका मिल गया। मैंने कहा, ओके सर, लेकिन वाइन की बोतल मेरी तरफ से होगी। स्क्वाड्रन लीडर कॉल ने हंसकर मेरे कांधे पर हाथ मारा और कहा, ठीक है कैप्टन। हम थंडरहॉक बेस के आखिरी आहनी दरवाजे के सामने खड़े थे। एयरफोर्स की वर्दी में मलबूस चाको चौबंद गार्ड ने सलूट मारने के बाद दीवार में लगे हुए डायल का बटन दबाया। आहनी दरवाजा एक तरफ को खिसकता चला गया और स्क्वाड्रन लीडर कॉल मुझे साथ लेकर अंदर दाखिल हो गया। मेरे सामने एक कुशादा गोल हेलीपैड था, जहां 8 के 8 इसराइली साख्ता बल्कि अमरीकी साख्ता जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल हेलीकॉप्टर खड़े थे, जिनका टेक्निकल नाम थंडरहॉक था। उनका रंग आसमान के रंग जैसा हल्का नीला था और उन्होंने अपने पर किसी इफरीत की तरह फैलाए हुए थे जो झपटने के लिए बेचैन हो। यही वो हेलीकॉप्टर था जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के मकसद से यहाँ लाकर रखा गया था। मिस्टर कॉल के साथ मैं भी हेलीकॉप्टरों के अंदर गया। सिक्योरिटी चेकिंग के बहाने मैंने हेलीकॉप्टर के एक एक डायल और दूसरे कलपुर्जों को बड़े गौर से देखा। इनमें कंप्यूटर का जदीद तरीन निजाम नस्ब था। स्क्वाड्रन लीडर कॉल ने मुझे बताया कि इस हेलीकॉप्टर पर सिवाय पंखों के और किसी जगह गोली या रॉकेट का असर नहीं होता। इसमें ऐसा कंप्यूटराइज्ड निजाम होगा कि ये कई मील की दूरी और कई हजार फुट की बुलंदी से अपने टारगेट पर ठीक रॉकेट फेंक सकता है, और जब ये एक खास बुलंदी पर उड़ता है तो दुश्मन का जदीद तरीन रेडार भी उसका सुराग नहीं लगा सकता। जहाँ ये हेलीकॉप्टर खड़े थे वहाँ साथ ही दूसरे कमरे में रॉकेटों और मिसाइलों की एक बड़ी तादाद लोहे के शेल्फों में लगी थी। एक तरफ लोहे के लोडर भी रखे थे। इस कमरे में रखा हुआ एक ही दस्ती बम काफी था, या फिर ऐसी सूरत में आग लगा दी जाए कि थंडर बेस के हेलीपैड का आहनी दरवाजा खुला हो। ये तमाम इम्कानात मेरे जहन में साथ साथ पैदा होते और उभरते चले आ रहे थे। इस कमरे से मुल्हिक एक छोटा सा कैबिन था, जहाँ कंप्यूटर और दूसरे आलात मेज पर पड़े थे। यहाँ हेलीकॉप्टरों के साथ परवाज के दौरान राब्ता कायम रखा जाता था। जब मैं इस जेर जमीन हेलीकॉप्टर के आहनी गेट से निकलकर बड़े कमरे की तरफ चला तो मेरे जहन में कमांडो ऑपरेशन की मुकम्मल तफसीलात तैयार हो चुकी थी। मगर सबसे पहले मुझे यहाँ के इसराइली और इंडियन स्टाफ से निमटना था। मैंने एक बार फिर स्क्वाड्रन लीडर मिस्टर कॉल से अपनी सालगिरह की बातें शुरू कर दी। हम फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा के कमरे में आ गए। उसे मेरी सालगिरह का पता चला तो उसने मुझे मुबारकबाद दी और कहा, कैप्टन, आप हमें अपने होटल में कब दावत दे रहे हैं? मैंने दिल में कहा, वहाँ आने का तुम्हें कभी मौका नहीं दूंगा। मैंने चड्डा की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, श्रीमान चड्डा जी, मैं तो आपसे पार्टी लेने की सोच रहा हूँ और उल्टा मुझे फंसा रहे हैं। मिस्टर कॉल ने मुझे सिगार सुलगाने के बाद कहा, मिस्टर चड्डा, फैसला हो चुका है। कैप्टन मल्होत्रा हमारे गेस्ट हैं, इनके बर्थडे की पार्टी हम इन्हें देंगे। चड्डा बोला, लेकिन सर आज और शायद कल भी हमें जम्मू कैंट जाना होगा।
परसों का दिन रख लें। उसने मेरी तरफ देखा। कैप्टन मल्होत्रा, आप परसों तक तो यहीं पर होंगे ना? मैंने कहा क्यों नहीं, अभी तो मुझे कई जगहों की सिक्योरिटी चेकिंग करनी है। मैंने जल्दी से कहा, भला मुझे कहाँ जाना था? इन पाकिस्तान दुश्मनों को ठिकाने लगाए बगैर मैं वहां से कैसे जा सकता था? फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा अब स्क्वाड्रन लीडर कॉल की तरफ मुतवज्जे होकर बोला, मिस्टर, तो फिर परसों पार्टी रख लें। परसों तक हम जम्मू कैंट से फारिग हो जाएंगे। मिस्टर कॉल ने सिगार का हल्का सा कश लगाकर कहा, ओके कैप्टन, परसों शाम को हम तुम्हारी बर्थडे पार्टी करेंगे। मैंने फौरन कहा, लेकिन वाइन की बोतल मैं लाऊंगा, बस इतनी मुझे इजाजत दे दें, ये मेरी खुशी है। उस वक्त मैंने जो अंदाजा लगाया था तो थंडर बेस में स्टाफ के कोई 17 आदमी रिहाइश पजीर थे। ये सब के सब मुझे मिल चुके थे और उनके बारे में इस बात का कवी इम्कान था कि थंडर बेस की तबाही के बाद अगर ये जिंदा बच जाते हैं तो दिल्ली हेडक्वार्टर में इनसे कभी न कभी सामना हो सकता था और फिर मेरी जिंदगी का मिशन खतरे में पड़ सकता था। मेरे दिल्ली हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स को जब ये पता चला कि मैं उधमपुर के थंडर बेस की सिक्योरिटी चेकिंग करने गया था और मेरा नाम कैप्टन मल्होत्रा था और मेरे वहां होते हुए भारतीय हेलीकॉप्टरों का पूरा स्क्वाड्रन तबाह बर्बाद हो गया था, तो वो मुझ पर शक करने में हक बजानिब होते, बल्कि मुमकिन है कि मुझे फौरन हिरासत में ले लिया जाता। यही वजह थी कि मैंने सारे के सारे दुश्मन स्टाफ को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया था। मैंने स्क्वाड्रन लीडर कॉल से खास तौर पर इसरार किया कि मैं चाहता हूँ मेरी बर्थडे पार्टी में स्टाफ के सारे मेंबर शिरकत करें, जिस पर उसने मुझे यकीन दिलाया कि सारा स्टाफ पार्टी में शिरकत करेगा और सबको खुशी होगी। मैं उन्हें नमस्कार कहकर वापस चल पड़ा। रास्ते में मैंने तहखाने में जो असलहा पड़ा था उस शेल्फ को खास तौर पर जहन में निशान लगाया। जहाँ लाइट सब मशीन गन्ने पड़ी थी, उनमें से एक मशीन गन को मेरे बहुत काम आना था। ये सब मशीन गन मेरे हाथों में आकर शोले उगलने के लिए यकीनन बेचैन होगी। मैं जीप में बैठा मैदान से गुजरकर बोर्डिंग हाउस की तरफ जाती हुई सड़क पर आ गया। दिन रोशन और सर्द था। कहीं कहीं दरख्तों के पत्ते जर्द होना शुरू हो गए थे। गाड़ी एक तरफ खड़ी करने के बाद मैं बोर्डिंग हाउस की लकड़ी की सीढ़ी चढ़कर बरामदे से गुजरता हुआ अपने कमरे की चाबी लेने इंद्रानी के काउंटर की तरफ बढ़ा तो मुझे वहाँ एक रेशमी फूलदार शलवार कमीज और कटे हुए बालों वाली फैशनेबल लड़की खड़ी नजर आई, जिसकी पुश्त मेरी तरफ थी। ये लड़की इंद्रानी और मेरे दरमियान में थी और मुझे इंद्रानी दिखाई नहीं दे रही थी। मैं अपने ख्याल में उस लड़की को कोई अहमियत न देते हुए उसके करीब से गुजरने ही वाला था कि मुझे उसका जुमला सुनाई दिया। मेरे कदमों को जैसे वहीं जमीन ने पकड़ लिया। वो इंद्रानी से कह रही थी, मगर मुझे कैप्टन मल्होत्रा के एक कोलीग ने बताया है कि वो इसी बोर्डिंग हाउस में ठहरे हुए हैं। यकीनन यही लड़की कैप्टन मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड उषा थी, जो अंबाला छावनी से अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ जम्मू आई थी और अब अपने महबूब कैप्टन को मिलने उधमपुर आई थी। मैं वहीं से एक तरफ घूम गया और करीब ही अलमारी में लगी हुई किताबों और बाहर लटके रिसालों और अखबारात को देखने लगा। इंद्रानी ने कोड अल्फाज में मुझे वहां से चले जाने को कहा। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता सीढ़ियों की तरफ चल दिया। ऊपर राहदारी में आकर अपने मुकफ्फल कमरे के आगे टहलने लगा। उषा की शक्ल में एक नई मुसीबत आ गई थी। इंद्रानी ने उसे कह दिया था कि कैप्टन मल्होत्रा नाम का कोई शख्स उसके बोर्डिंग हाउस में नहीं ठहरा है। उसके बावजूद ये लड़की मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती थी। मैं अपने कमांडो ऑपरेशन के नुक्ता उरूज पर था। मैं सर धड़ की बाजी लगा चुका था। ऐसे वक्त में मुझे किसी की मदाखलत कैसे गवारा हो सकती थी। अपने कमरे के आगे टहलना भी मुनासिब नहीं था। मैं कदम कदम चलता हुआ सीढ़ियों के पास आकर रुक गया। मुझे नीचे से उषा या इंद्रानी की आवाज नहीं आ रही थी। मैं सीढ़ियां उतरने लगा। सामने काउंटर की तरफ निगाह उठाई। उषा वहां पर नहीं थी। लंबे लंबे डग भरता हुआ काउंटर पर पहुंचा। इंद्रानी ने बोर्ड पर से चाबी उतार कर मेरी तरफ बढ़ाई और दबी जबान में कहा, ये कोई उषा थी, कैप्टन मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड है। ग्रीन होटल उधमपुर में एक सहेली के साथ ठहरी हुई है। इससे होशियार रहना, ये मल्होत्रा की तलाश में है। मैंने कोई जवाब न दिया और अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी और खुफिया जगह पर से साइनाइड जहर का कैप्सूल निकाला। कॉपी में से एक सफेद वर्क फाड़ कर मेज पर बिछाया और बड़ी एहतियात से कैप्सूल का छोटा सा ढकना खोलकर जहर को कागज पर गिरा दिया। ये जर्दी माइल बारीक सफूफ था। कुछ देर में इस कातिल जहर को देखता रहा, जिसमें कम से कम 100 आदमियों को हलाक कर देने की ताकत थी और जिससे मुझे 16-17 आदमियों को अगली दुनिया में पहुंचाने का काम लेना था। जहर के सफूफ को मैंने दोबारा कैप्सूल में बंद करके खुफिया जगह पर छुपा दिया। फिर गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया। असली कैप्टन मल्होत्रा के कपड़े उतार कर दूसरे कपड़े पहने और कमरे में ही नाश्ता मंगवा लिया। नाश्ते के बाद मैं सिगरेट सुलगाकर पलंग से टेक लगाकर नीम दराज होकर अपने मंसूबे की बिखरी हुई कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने लगा। अभी बर्थडे पार्टी में 2 दिन बाकी थे। इस दौरान में अगर कुएं से असली कैप्टन मल्होत्रा और उसके बॉडीगार्ड्स की लाशों ने बदबू देना शुरू कर दी तो मामला खराब हो सकता था। कभी ख्याल आता कि कुआं बहुत गहरा है, शायद वहां से ताफुन बाहर ना आए। फिर सोचता कि अगर ऐसा हो गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन लाशों के चेहरे
मस्क हो चुके थे। और फिर थंडर बेस के स्टाफ में से किसी ने कैप्टन मल्होत्रा को नहीं देखा। वो यही समझेंगे कि किसी ने दुश्मनी की बिना पर उन्हें कत्ल करके कुएं में फेंक दिया है, क्योंकि कैप्टन मल्होत्रा और उसका बॉडीगार्ड फौजी वर्दी में नहीं थे और कैप्टन मल्होत्रा ने तो मेरे सिविलियन कपड़े पहने हुए थे। इस उधेड़-बुन में काफी वक्त गुजर गया। मैंने ये भी फैसला किया कि शहर से वाइन की बड़ी बोतल लाऊंगा, ताकि ग्लासों में अगर वो थोड़ी थोड़ी भी डाली जाए तो वो 16-17 आदमियों के लिए काफी हो जाए। एक रिवॉल्वर मेरे पास जरूर था, जिसके मैगजीन में 12 गोलियां भरी हुई थी। बर्थडे पार्टी वाले दिन मैं उसे साथ लेकर जा सकता था, लेकिन वहाँ रिवॉल्वर मुझे दूर के निशाने में धोखा दे सकता था। इसलिए मेरी नजर लाइट सब मशीन गन पर थी, जो मुझे अपने मंसूबे के पहले मरहले पर अमल करने के बाद फौरन हासिल करनी थी। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जल्दी से लपक कर मेज के दराज में से रिवॉल्वर निकाला और दरवाजे के करीब जाकर पूछा कौन है। दूसरी तरफ से बोर्डिंग हाउस के बूढ़े बैरे रामू की आवाज आई, सर कपड़े इस्त्री करवाने हो तो दे दीजिए। मैंने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, मेरे कपड़े इस्त्री हो चुके हैं रामू। वो बोला अच्छा साहब, और चला गया। मैंने रिवॉल्वर को मेज की निचली दराज में रख कर चाबी लगा दी। दिन के 11:15 का टाइम हो रहा था। सोचा कि क्यों ना शहर में चलकर वाइन की बोतलों का जायजा लिया जाए। अगर हो सके तो मुझे एक बोतल खरीद लेनी चाहिए। ये सोचकर मैंने बालों में कंघी फेरी, तौलिए से मुंह पोंछा और कमरे को ताला लगाकर चाबी इंद्रानी के हवाले की और गाड़ी स्टार्ट करके उधमपुर के शहर की तरफ चल पड़ा। शहर की गुंजान आबादी के एक बड़े बाजार के आखिरी कोने पर उम्मुल खबाइस का ठेका था। मैं होटल से निकलकर सड़क पर आया ही था कि सामने से इंडियन एयरफोर्स की एक जीप आती दिखाई दी। मैंने अपनी जीप एक तरफ कर ली ताकि वो गुजर जाए, क्योंकि सड़क ज्यादा कुशादा नहीं थी। जीप जरा करीब आई तो मेरा दिल धक से रह गया। उसमें फ्लाइंग ऑफिसर मिस्टर चड्डा सवार था और उसके साथ वाली सीट पर वही लड़की उषा बैठी थी। चड्डा ने मुझे हाथ का इशारा किया और जीप मेरे पास लाकर रोक दी। मैंने भी ब्रेक लगा दी। 1 सेकंड से भी कम मुद्दत में मैंने सोच लिया कि अब मुझे क्या करना होगा। मिस्टर चड्डा ने लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, कैप्टन मल्होत्रा, क्या बात है, तुमने मिस उषा को नहीं पहचाना? मिस्टर चड्डा मुस्कुरा रहा था। उषा मेरी तरफ हैरत भरी नजरों से देख रही थी। उसने फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा की तरफ देख कर कहा, लेकिन सर ये मेरा मतलब है ये कि उसी वक्त मैं उछलकर सीट पर से बाहर निकला और उषा की तरफ बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। हेलो डार्लिंग उषा, तुम कब आई? उषा बौखला सी गई, वो सिमट सी गई थी, मगर मैंने उसे बाजू से पकड़कर अपनी जीप की तरफ ले जाते हुए उसके कान में कहा, ये टॉप सीक्रेट है मिस उषा, कैप्टन मल्होत्रा एक दूसरी जगह पर हैं। फिर मिस्टर चड्डा की तरफ देखकर मैंने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू मिस्टर चड्डा, सो लॉन्ग। फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा बोला सो लॉन्ग और जीप को लेकर आगे बढ़ गया। उषा घबराई हुई थी। मैंने उसे अपनी साथ वाली सीट पर बैठने के लिए कहा। वो बैठ गई और मुझसे परेशानी के अंदाज में पूछा कि कैप्टन मल्होत्रा कहाँ है, तुम कौन हो? मैंने जीप स्टार्ट करनी चाही तो उषा ने स्टीयरिंग पर हाथ रख दिया। मैंने भारत की लड़कियों में एतमाद कुछ ज्यादा ही देखा है। उषा एक खुश शक्ल नौजवान लड़की थी। गाल पर बाएं जानिब एक छोटा सा तिल था, रंग हल्का गंदुमी था और वो अंग्रेजी बड़ी रवानी से बोलती थी। मेरी तरफ वो गौर से देखते हुए बोली, कैप्टन मल्होत्रा कहाँ है? इंडियन फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा जा चुका था। अब मैं पूरी आजादी और एतमाद से बात कर सकता था। मैंने कहा, मैडम ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। पहली बात तो ये है कि आपको कैप्टन मल्होत्रा की तलाश में इस तरफ आना ही नहीं चाहिए था। आप कले वाले फौजी इलाके की तरफ गई थी क्या? उषा ने सांस भरकर कहा, हाँ, मुझे कैप्टन मल्होत्रा ने फोन किया था कि वो उसी जगह पर होंगे। फिर उनके एक कोलीग ने बताया कि वो इंद्रानी बोर्डिंग हाउस में ठहरा हुआ है। वहाँ गई तो मालूम हुआ कि इस नाम का कोई फौजी अफसर वहाँ नहीं है। तंग आकर मैं वापस कले की तरफ जा रही थी कि फ्लाइंग ऑफिसर मिस्टर चड्डा मिल गए। मैंने उनसे बात की तो वो मुझे उसी बोर्डिंग हाउस की तरफ लेकर आ रहे थे कि तुम सामने से मिल गई। पहले ये बताओ कि फ्लाइंग ऑफिसर ने तुम्हें कैप्टन मल्होत्रा क्यों कहा था? क्या तुम कैप्टन मल्होत्रा का रूप बदल कर आए हो? मैंने फौरन उसकी गलत फहमी को दूर करते हुए कहा, मैंने तुम्हें बता दिया है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। कैप्टन मल्होत्रा अंबाला छावनी से जरूरी सिक्योरिटी चेकिंग के लिए गए थे, मगर एक खास प्लानिंग के तहत हमने उन्हें चंडीगढ़ में ही एक जगह रोक लिया है और उनकी जगह मुझे कैप्टन मल्होत्रा के कागजात देकर यहाँ भेज दिया गया है। इसकी वजह क्या थी ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि ये हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस का टॉप सीक्रेट है और मैं समझता हूँ कि तुम्हें पूछना भी नहीं चाहिए। उषा मुझे कुछ बेचैन सी लगने लगी थी। उसने अपने होंठ काटते हुए पूछा, क्या मैं चंडीगढ़ में कैप्टन मल्होत्रा से फोन पर बात कर सकती हूँ? मैंने कहा, मैडम हम आपको कैप्टन साहब का फोन नंबर कैसे दे सकते हैं, ये हमारा टॉप सीक्रेट है। उसी वक्त मुझे ख्याल आया कि लड़की को अपनी गिरफ्त में रखना चाहिए, वरना ये मेरे लिए तबाहकुन भी साबित हो सकती है। मैंने अपना चेहरा संजीदा बना लिया और फिर उसकी तरफ देख कर कहा, मैडम अगर आप वादा करें कि अपनी किसी सहेली वगैरह से बात नहीं करेंगी तो मैं कैप्टन मल्होत्रा से आपकी बात करवा सकता हूँ। लड़की का चेहरा एकदम खिल उठा। प्लीज मेरी बात करवा दें, मैं वादा करती हूँ कि किसी से इसका जिक्र नहीं करूंगी। मुझे मालूम था कि वो ग्रीन होटल में ठहरी हुई है, लेकिन मैं उस पर जाहिर नहीं करना चाहता था। मैंने उसे पूछा, आप कहाँ ठहरी हैं? उसने ग्रीन होटल का नाम लिया और बताया कि वो सिर्फ 2 दिन के लिए अपनी सहेलियों के साथ उधमपुर आई हुई है, परसों वापस जम्मू चली जाएगी। मैंने उसे कहा, मैडम मैं आज और कल तो आपकी बात नहीं करवा सकता। हाँ, 2 दिन के बाद ऐसा मुमकिन हो सकता है।
उषा सोच में पड़ गई, फिर चमक कर बोली, ठीक है, मैं एक रोज और ठहर जाऊंगी, मेरा फोन नंबर लिख लीजिए, आपका शुभ नाम क्या है? मैंने कहा, मैं अपना नाम जाहिर नहीं कर सकता मैडम, आई एम सॉरी, मगर मैं परसों शाम फोन करूंगा। उषा ने मुझे ग्रीन होटल का नंबर दिया और अपने कमरे का नंबर लिखवाया और जीप से उतर कर बाय बाय कहती हुई सड़क पर शहर की तरफ चलने लगी। मैंने सारे मामले को इतना पुरस्कार बना दिया था कि अब उसे ग्रीन होटल तक लिफ्ट नहीं दे सकता था। मैंने वहीं से जीप वापस मोड़ी और बोर्डिंग हाउस में आ गया। इंद्रानी काउंटर पर नहीं थी। मैं उसके कमरे में बैठ गया जहां लोग बैठकर चाय वगैरह पीते थे। मैंने सिगरेट सुलगा लिया और उषा के बारे में गौर करने लगा। अगरचे मैंने उसे पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में कर लिया था और मुझे यकीन था कि वो किसी से कैप्टन मल्होत्रा के बारे में कोई बात नहीं करेगी, फिर भी उसकी तरफ से मेरे दिल में एक दुविधा सी थी। यही कि कहीं ये लड़की किसी से कोई बात न कर बैठे, यही कि यहाँ एक शख्स कैप्टन मल्होत्रा बनकर सिक्योरिटी चेकिंग के लिए आया हुआ है। मैंने इंद्रानी को देखा कि वो बरामदे से गुजर कर काउंटर पर आकर बैठ गई। उसने गोशाए चश्म से मुझे बैठते हुए देख लिया था। मैं उषा के बारे में उससे मशवरा करना चाहता था। दिन के वक्त मैं इंद्रानी को अपने कमरे में नहीं बुला सकता था, ये बात काउंटर पर ही हो सकती थी। उस वक्त मौका भी था, लोग नाश्ता वगैरह करके जा चुके थे, काउंटर खाली था। मैं आहिस्ता से उठकर इंद्रानी के पास आ गया। मैंने जेब से नोटबुक निकाली और उस पर कुछ दर्ज करते हुए बोला, उषा को एक फ्लाइंग ऑफिसर यहाँ ले आया था। इंद्रानी जरा चौंकी, यूं ही मेज की दराज खोल कर कुछ तलाश करते हुए बोली, मुझे मुख्तसर बताओ कि बात क्या हुई है। फिर उस दराज से एक टूरिस्ट रिसाला निकाल कर मेरे सामने रख दिया और एक तस्वीर पर उंगली रख कर बोली, कोई आए तो इस पहाड़ के बारे में बातें शुरू कर देना। अब बताओ, उषा को तुमने क्या कहा? मैंने मुख्तसर अल्फाज में इंद्रानी को सारा वाकया बयान कर दिया। वो मुतफक्किराना अंदाज में रिसाले के वरक उलटने लगी, बोली, इस लड़की को रास्ते से हटा दो। मैंने रिसाले की एक रंगीन तस्वीर पर उंगली रख दी और कहा, यह स्पॉट कश्मीर में किस जगह पर है? उसके साथ ही धीमी आवाज में कहा, क्या तुम समझती हो कि कैप्टन मल्होत्रा से फोन करवाने का लालच उसकी जबान को बंद नहीं रखेगा? इंद्रानी की नजरें रिसाले पर जमी थी। वो आहिस्ता से उसके वरक उलट रही थी। कहने लगी, मैं कुछ नहीं कह सकती, तुम्हारा मिशन एक आम लड़की की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। मैंने जवाब दिया, क्या तुम उषा की निगरानी नहीं करवा सकती? इंद्रानी ने रिसाले को बंद करके दराज में रखते हुए मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और बोली, मेरे लिए ये नामुमकिन है। वो ठीक कह रही थी। वो इस पोजीशन में नहीं थी कि ग्रीन होटल में रहने वाली किसी लड़की के पीछे कोई आदमी या औरत लगा दे जो उसकी निगरानी करती रहे। इंद्रानी वहाँ एक ऐसे सीक्रेट एजेंट की हैसियत से काम कर रही थी जिसने बज़ाहिर अपनी जिंदगी की मसरूफियात को बहुत हद तक महदूद रखा था। उसके सिर्फ एक एजेंट थी, मार्गरेट, और मार्गरेट का दायरा कार सिर्फ टेलीग्राफ ऑफिस तक ही महदूद था। मैं काउंटर से हट कर बाहर आ गया, जीप पकड़ी और उधमपुर शहर की तरफ एक बार फिर रवाना हो गया। ठेके की दुकान मैंने देखी हुई थी। दोपहर के वक्त भी ठेके पर गाहक चले आ रहे थे। चूंकि वहाँ शराब वगैरह पर पाबंदी नहीं थी, इसलिए ठेके पर गाहकी रहती थी। मैंने उस वक्त ठेके पर जाना मुनासिब न ख्याल किया और जीप को निकाल कर ले गया। ग्रीन होटल मैंने देखा नहीं था। बड़े बाजार से निकलते ही मैंने जीप रोक कर एक आदमी से ग्रीन होटल का पता पूछा और उस तरफ चल पड़ा। यह होटल शहर के मगरबी किनारे पर एक पुरफजा बाग के किनारे पर था। 3 मंजिला ढलानी छत वाला होटल था। मैंने दूर ही से उसको गौर से देखा और उसके पीछे से होता हुआ अपने बोर्डिंग हाउस की तरफ रवाना हो गया। दोपहर का खाना कमरे में ही खाने के बाद मैं कुछ देर आराम करने के लिए लेट गया। जब आंख खुली तो सूरज गुरूब हो रहा था। यूं ही ख्याल आया कि थंडर बेस वाले किले की तरफ चलना चाहिए। अंधे कुएं में 2 लाशें पड़ी थी। उस वक्त तक जरूर किले के सिपाहियों को उसका इल्म हो चुका होगा। मैंने हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले और जीप लेकर थंडर बेस की तरफ चल दिया। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। किले के इर्द गिर्द लाशों की बदबू फैली हुई थी। कुछ सिपाही, स्क्वाड्रन लीडर मिस्टर कॉल और फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा वहां मौजूद थे। उन सब ने मुंह पर रुमाल बांध रखे थे। दोनों लाशें जो मस्क हो चुकी थीं, उन्होंने अपनी निगरानी में कुएं से निकलवा कर सामने जमीन पर डाल रखी थी। मैं वहां पहुंचा तो चेहरे पर हैरत के तासुरात पैदा करते हुए पूछा, सर ये क्या है? ये लाशें कहां से आ गई? मैंने जल्दी से रुमाल निकाल कर मुंह पर रख लिया। स्क्वाड्रन लीडर कॉल ने कहा, कोई इनको कत्ल करके लाशें कुएं में फेंक गया है। ये सारा इलाका आउट ऑफ बाउंड है, यहाँ तक कोई सिविलियन आया कैसे? कॉल ने सिपाहियों को लाशें जलाने का हुक्म दिया और मुझे लेकर किले के अंदर आ गया। मैं, स्क्वाड्रन लीडर कॉल और फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा बड़े कमरे में एक मेज के गिर्द बैठ गए। कॉल कहने लगा, लाशें बिल्कुल मस्क हो चुकी थी, फिर भी मैंने उनकी तस्वीर उतरवा ली है। ये केस मैं अभी पुलिस को नहीं दूंगा। मुझे तो सबोताज लगता है। किसी सिविलियन की जुर्रत नहीं हो सकती कि लाशें यहाँ तक लाए और उन्हें कुएं में फेंक कर चला जाए। मैंने सिक्योरिटी गार्ड को मुअत्तल कर दिया है। चड्डा कहने लगा, सर इधर लोगों में जमीनों की दुश्मनियां चलती रहती हैं, कत्ल भी होते रहते हैं। कॉल बोला, मगर हमारा सिक्योरिटी का इलाका है, इधर कोई लाशों को लेकर कैसे आ गया? मैंने दोनों लाशों को कुएं में फेंकने से पहले उनकी जेबों से सारे कागजात निकाल कर जला दिए थे। स्क्वाड्रन लीडर कॉल ने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, कैप्टन मुझे उम्मीद है कि तुम इस बारे में मिलिट्री इंटेलिजेंस को रिपोर्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये सिविलियन
मर्डर का केस है। मैं मिस्टर कॉल का एतमाद हासिल करना चाहता था। मुस्कुराते हुए कहा, सर मैं समझता हूँ, आप बेफिक्र रहें। अगरचे ये सिक्योरिटी का मामला है, उसके बावजूद मैं हेडक्वार्टर को दी जाने वाली अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं करूंगा। मैंने देखा कि मिस्टर कॉल ने इत्मीनान का सांस लिया। उसके सर से जैसे भारी बोझ उतर गया था। मैं जानता था कि अगर मैं रिपोर्ट कर देता तो उसके खिलाफ इंक्वायरी हो सकती थी। स्क्वाड्रन लीडर ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मेरे लिए चाय मंगवाई। वहाँ इसराइली ग्रुप कैप्टन मिस्टर सावल भी आ गया। उसने कुएं से निकलने वाली लाशों के बारे में सिर्फ इतना कहा कि अब इनकी बदबू खत्म हो गई है। गार्ड्स ने दोनों लाशों को जला डाला था। फ्लाइंग ऑफिसर चड्डा चहक कर बोला, फॉरगेट इट सर, बाय द वे मेरे पास शैंपेन थोड़ी सी है, कैप्टन तुम पीना पसंद करोगे? मैंने एक जरूरी काम का बहाना बनाकर माजरत पेश कर दी। फिर मिस्टर कॉल को साथ लिया और किले के असलहा डिपो में सिक्योरिटी चेक के लिए आ गया। यहाँ भी असलहे से भरी हुई पेटियां पड़ी थी। मिस्टर कॉल ने बताया कि इनमें माइंस की भी भारी तादाद मौजूद है। मैं दिल में अंदाजा लगा रहा था कि जब ये सारे का सारा असलहा एक धमाके से फटा तो एक बार तो सारा शहर हिल जाएगा। इस जगह किसी टाइम बम का रखा जाना बहुत जरूरी था। टाइम बम या दस्ती बम के बगैर ये असलहा नहीं फट सकता था, या फिर किसी तरीके से यहाँ आग लगा दी जाए। मेरी तवज्जो आग पर ही थी, क्योंकि ना तो मैं यहाँ टाइम बम लगाने की पोजीशन में था और ना मैं वहाँ से कोई हैंड ग्रेनेड हासिल कर सकता था। इन्हीं ख्यालात में गलता मैं इंडियन स्क्वाड्रन लीडर के साथ असलहा डिपो से बाहर आ गया। स्टाफ की अक्सर नफरी जम्मू छावनी गई हुई थी। मैंने जानबूझकर स्क्वाड्रन लीडर से अपनी कल वाली बर्थडे पार्टी का जिक्र छेड़ दिया। सर मैं चाहता हूँ कि बर्थडे पार्टी शानदार हो। अगर मैं अंबाले में होता तो आपको घर का बना हुआ लजीज तरीन केक खिलाता। मेरी पत्नी का केक बनाने में जवाब नहीं। स्क्वाड्रन लीडर ने मुस्कुराकर कहा, कभी आपके यहाँ अंबाले जरूर आएंगे, लेकिन कल की पार्टी के लिए हमने खास तौर पर केक का ऑर्डर दे रखा है। जम्मू की एक बेकरी में बड़े शानदार केक तैयार होते हैं। छावनी में भी वही बेकरी केक सप्लाई करती है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे पसंद करोगे। बातों ही बातों में मैंने ये तसल्ली कर ली कि कल शाम को स्टाफ के सारे मेंबर थंडर बेस के हॉल में मौजूद होंगे। ये लोग मुझे रात के खाने तक रोकना चाहते थे, लेकिन मैंने माजरत पेश कर दी। जब मैं जीप में बैठकर जाने लगा तो फ्लाइंग ऑफिसर मिस्टर चड्डा कहने लगा, कैप्टन तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारे कमांड हेडक्वार्टर की तरफ आ रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं उससे रास्ते में ही मिल गया। तुम्हें तो मालूम ही है कि यहाँ किस कदर सिक्योरिटी है। फिर शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, मुझे उम्मीद है तुमने अच्छा वक्त गुजारा होगा। मैं भी मुस्कुरा दिया, ओके मिस्टर चड्डा, कल मिलेंगे, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा। वो कहने लगा, तुम्हें जल्दी आना चाहिए कैप्टन, हम 4 बजे पार्टी ओपन कर देना चाहते हैं। सभी पीने पिलाने वाले हैं। बड़ी देर बाद कहीं ऐसी पार्टी का मौका मिला है। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं। मैं जीप निकाल कर शहर की तरफ रवाना हो गया। बोर्डिंग हाउस में आया तो रात हो चुकी थी, रोशनियां हो रही थी। मैं चाबी लेने काउंटर पर आया तो इंद्रानी शेल्फ में लगी हुई चाबी उतार कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए आहिस्ता से बोली, वो लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसे यहाँ आने से रोक दो। फिर मुस्कुरा कर ऊंची आवाज में बोली, सर आप खाना कमरे में खाएंगे या डाइनिंग रूम में? मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए आम गाहक की तरह कहा, मैं कमरे में ही खाना पसंद करूंगा। दिल में उषा को बुरा भला कह रहा था कि ये बदबख्त अब यहाँ क्या लेने आ गई है। मैं काउंटर से मुड़ा ही था कि उषा कुर्सी से उठकर मेरी तरफ बढ़ी। मैंने उसे बरामदे में आने का इशारा किया। बरामदे में जरा अंधेरा था। मैं उसे एक तरफ ले गया और कदरे तुर्श रवि से कहा, मिस उषा, मैंने आपको इधर आने से मना किया था। क्या आपको अपने भारत देश की सिक्योरिटी का भी ख्याल नहीं? उषा माजरत करने लगी, सर मुझे अफसोस है, मगर मैंने आज सुबह कैप्टन मल्होत्रा के घर उसकी छोटी बहन को फोन किया था। वो बड़े परेशान थे, क्योंकि कैप्टन मल्होत्रा जब भी किसी दौरे पर जाते हैं तो घर हर रोज फोन करते हैं। माता जी भी कह रही थी कि उनके बेटे का 2-3 दिन से कोई फोन नहीं आया। ये बात मेरे लिए बड़ी परेशान कुन थी। कैप्टन मल्होत्रा की माता ने अगर उसके अंबाले छावनी वाले ऑफिस में फोन करके अपनी तशवीश का इजहार कर दिया तो दफ्तर वाले थंडर बेस में फोन करेंगे और खामखा एक उलझन खड़ी हो जाएगी। मैंने उषा से कहा, तुमने उन्हें बताया नहीं कि ये टॉप सीक्रेट टूर है कैप्टन मल्होत्रा का, और वो जहाँ भी है खैरियत से है? उषा झट से बोली, सर मैंने उनकी तसल्ली कर दी थी कि कैप्टन बिल्कुल ठीक ठाक हैं और मामला ऐसा है कि वो घर पर फोन नहीं कर सकता। आप सब परेशान ना हो। मैंने उषा से पूछा, अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? उषा ने बड़ी आजिज़ी से कहा कि सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज कैप्टन से मेरी फोन पर बात करवा दें? मैंने उषा को डांट कर कहा, मिस उषा, मुझे अफसोस है कि तुम एक पढ़ी लिखी औरत होते हुए भी इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बातें कर रही हो। मैंने सिर्फ तुम्हारे जज्बात का ख्याल करते हुए तुमसे हामी भरी थी कि कैप्टन मल्होत्रा से तुम्हारी फोन पर बात करवा दूंगा, वरना मुझे किसी हालत में भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपनी नौकरी का खतरा मोल लेकर ऐसा कर रहा हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मेरा कोर्ट मार्शल हो जाए और कैप्टन मल्होत्रा को भी नौकरी से डिसमिस कर दिया जाए? उषा ने फौरन मुझसे माफी मांगी, बोली, नहीं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं चाहती।
मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। मैंने कहा तो फिर एक दिन मजीद इंतजार करो, परसों दोपहर के 2 बजे मैं तुम्हें ग्रीन होटल से आकर ले जाऊंगा, तुम अपने कमरे में ही रहना, फिर हम टेलीफोन ऑफिस जाकर कैप्टन मल्होत्रा से बात करेंगे। ओके, अब तुम जाओ और दोबारा इस बोर्डिंग हाउस में मत आना। वो बोली ओके सर, मैं जा रही हूँ, आई एम सॉरी मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। उसने दोनों हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया और बरामदे में से गुजरकर सीढ़ियां उतरकर बोर्डिंग हाउस के लॉन से गुजर गई। मैं बरामदे के नीम रोशन कोने में खड़ा उसे सड़क पर जाते देखता रहा। वैसे मुझे यकीन था कि ये लड़की कम से कम कल शाम तक खामोश रहेगी। मुझे उस पर यकीन करना ही पड़ रहा था। अभी मैं उसे कत्ल नहीं करना चाहता था क्योंकि वो बराह रास्त मेरे मिशन में हायल नहीं हो रही थी। अगर ऐसी बात होती तो अब तक इस लड़की की लाश भी उधमपुर की पहाड़ियों के किसी खड्ड में पड़ी गल सड़ रही होती। इंद्रानी से मैंने कोई बात न की और अपने कमरे में आ गया। रात का खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन शाम को मेरी बर्थडे पार्टी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।